नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं बाबूलाल मीणा स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल द अल्टीमेट ब्यूटी ऑफ द बियॉन्ड यानी कि द उबाप में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिजिक्स की बेहतरीन क्लास के अंतर्गत हम क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है प्रकाश, वो हम पढ़ रहे थे। और उसकी एक क्लास ऑलरेडी मैं इस YouTube चैनल पे डाल चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो क्लास अच्छे से देख ली होगी। और आज हम इसकी दूसरी क्लास मतलब कि क्लास नंबर 2 पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने एक पैटर्न अपनाया था कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम उसके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उन सबको पहले ब्लैक बोर्ड पे लिख लेते हैं, यानी कि इस बोर्ड पे लिख लेते हैं और फिर एक तो उसी पद्धति के अंतर्गत मैंने सारे टॉपिक्स को यहाँ लिख लिया है, जिसमें टॉपिक नंबर 10 से लेकर 20 तक के टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक के टॉपिक हमने पहली क्लास के अंतर्गत पढ़ लिए थे। यहाँ पे मैं पिछली क्लास के 10वें टॉपिक से शुरुआत करूंगा, जो कि गोलीय दर्पण था। वो हालांकि आप उस क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन उस गोलीय दर्पण के कुछ दो और दर्पण होते हैं, यानी कुछ दो भाग होते हैं, जिसे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या होता है कि हमने ये पढ़ा था कि गोलाकार दर्पण होता है। अगर इस गोलाकार दर्पण के एक तरफ हमने पॉलिश कर दी है, जैसा कि मानो हमने इस तरफ से पॉलिश कर दी है इस गोलाकार दर्पण को, और अगर इस गोलाकार दर्पण को हम क्या करते हैं, किसी कटर की सहायता से बीच में काटेंगे, तो इसके दो हिस्से बनते हैं प्यारे बच्चों। एक हिस्सा बनता है कुछ इस प्रकार का, जिसमें ये अंदर की सतह पॉलिश हो जाती है और बाहर की जो सतह होती है वो परावर्तक तल का काम करने लगती है, इस प्रकार का। और जो दूसरा हिस्सा होगा प्यारे बच्चों, वो कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें बाहर की सतह पॉलिश होती है और अंदर की जो सतह होती है वो परावर्तक तल का काम करती है। तो क्या समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? जैसा कि गोलीय दर्पण में हमने पढ़ा था कि किसी भी गोलाकार वस्तु या गोलाकार वस्तु को एक तरफ अगर हम पॉलिश करेंगे तो उसका दूसरा जो सिरा होता है या दूसरा जो हिस्सा होता है वो परावर्तक तल का काम करता है। तो हमने गोलाकार दर्पण को बीच में से काटा है, तो प्यारे बच्चों एक हिस्सा इस प्रकार का हमारे पास बना, जिसमें अंदर की सतह को अगर हमने पॉलिश कर दिया, यानी कि ये पॉलिश की हुई सतह है, पॉलिश की हुई सतह, अगर अंदर की सतह को हमने पॉलिश कर दिया तो ये बाहर की जो सतह होती है ये परावर्तक तल का कार्य करती है। यानी कि प्रकाश की कोई किरण आएगी प्यारे बच्चों, तो इससे टकराने के पश्चात उसका जो होगा वो वास्तविक पथ ऐसे बदल जाएगा। तो ऐसे दर्पण को हम प्यारे बच्चों बोलते हैं उत्तल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? वह दर्पण जिसके अंदर की सतह को पॉलिश करने पर बाहर की सतह परावर्तक तल का काम करती है, उसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण। ठीक है। उत्तल दर्पण का एक और नाम होता है प्यारे बच्चों, जो होता है अपसारी दर्पण। इसे अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं प्यारे बच्चों? क्योंकि ये क्या करता है, जब भी इस पे कोई प्रकाश की किरणें आती है तो सारी प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। और फैलाने का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों अपसार करना, यानी प्रकाश की किरणों को अपसरित करना। और जो दर्पण फैलाने का काम करता है, ऐसे दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने ये जो कटा हुआ हिस्सा है, पहले हमने अंदर की सतह को पॉलिश किया था, अब इसकी बाहर की सतह को अगर हम पॉलिश करेंगे तो अंदर वाली जो सतह है वो परावर्तक तल का काम करेगी। पहले बाहर की सतह परावर्तक तल का काम कर रही थी, अब की बार अंदर वाली सतह परावर्तक तल का काम करेगी। तो ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों अवतल दर्पण। इस दर्पण का नाम होगा अवतल दर्पण। जिस प्रकार से उत्तल दर्पण का भी एक और नाम होता है, वैसे ही प्यारे बच्चों अवतल दर्पण का भी एक नाम होता है, और उस नाम को हम बोलते हैं अपसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। अब इसको अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से अपसारी का मतलब फैलाना होता है, वैसे ही अभिसारी का मतलब होता है प्यारे बच्चों केंद्रित करना। केंद्रित करने का मतलब ये होता है कि जब भी अवतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण गिरती है तो ये सारी की सारी प्रकाश की किरण को एक बिंदु के रूप में केंद्रित करने का कार्य करता है, एक ही बिंदु के रूप में। जैसे मान लीजिए यहाँ प्रकाश की किरण टकराएगी और कुछ इस प्रकार से निकलेगी, तो एक ही बिंदु पर केंद्रित करने का कार्य करता है। ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं अभिसारी दर्पण। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा गोलीय दर्पण जो पिछली क्लास में था उसके दोनों टॉपिक्स क्लियर होते हैं। और आज के वीडियो में हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, वो सारी की सारी परिभाषाएं जैसे यहाँ से लिखे हो, मुख्य फोकस, वक्रता, त्रिज्या, ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष और द्वारक, सभी को एक एक को बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे और इनकी परिभाषाओं को लिखते हुए चलेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपके पास में एक बुक और एक पेन होना चाहिए। जो जो परिभाषा आपको समझ में आ रही है उसके नोट्स बनाते हुए आप चलेंगे
ताकि आपको दोबारा से फिर इस वीडियो को ना देखना पड़े। तो आइए प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं दर्पण से संबंधित परिभाषाओं। इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं और फिर हम एक उत्तल दर्पण का निर्माण करते हैं और एक एक परिभाषाओं को बड़े ध्यान से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, इन सारी परिभाषाओं के अंदर से एग्जाम में एक ना एक परिभाषा 100% आपसे पूछी जाती है, तो हम इनको बड़े ध्यान से ही पढ़ेंगे। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 2024 का जो एग्जाम हमारा आने वाला है उसमें कम से कम एक क्वेश्चन तो हमें इनसे संबंधित ही मिलने वाला है पार्ट नंबर 10 में से। तो अगर हमने अच्छे से पढ़ लिए तो हमारा एक नंबर कहीं भी जाने वाला नहीं है। तो आइए प्यारे बच्चों, मैं इसको मिटाता हूं फिर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए तो प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं दर्पण से संबंधित परिभाषा। और दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ने के लिए मैंने इस ब्लैक बोर्ड पर एक दर्पण का निर्माण किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर इसने बाहर की सतह को पॉलिश किया और अंदर की सतह परावर्तक तल का काम कर रही है, तो मतलब ये है कि हमारा ये जो दर्पण होगा उसका नाम होगा प्यारे बच्चों अवतल दर्पण। तो हम ये कह सकते हैं कि अवतल दर्पण से संबंधित परिभाषाओं भी हम पढ़ रहे हैं। आइए बच्चे शुरुआत करते हैं इसमें सबसे पहले मुख्य फोकस की। तो प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस क्या होता है कि मान लीजिए आपने क्या किया, इस दर्पण के ये जो मुख्य अक्ष है इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। अभी बाद में इसकी परिभाषा मैं आपको बता दूंगा। मुख्य अक्ष के समानांतर, समानांतर का मतलब होता है जो बिल्कुल एक दूसरे से समान दूरी बनाते हुए चलती है और अनंत पर जाकर कहीं मिलती है। मुख्य अक्ष के समानांतर जब हमने कोई प्रकाश किरण चलाते हैं तो आप देखेंगे कि वो दर्पण से टकराएगी। और आप जानते हैं कि प्रकाश की किरण में परावर्तन का गुण होता है या परावर्तन की घटना होने के कारण ये जब किसी सतह से टकराता है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौटने की कोशिश करता है। तो जब ये समानांतर चलेगी तो समानांतर चलने के पश्चात ये किसी एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरती है। कुछ इस प्रकार से ये इस बिंदु से गुजरती है और प्यारे बच्चों इसी बिंदु को हम बोलते हैं फोकस, मुख्य फोकस। यानी मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होगी कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात जिस भी बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। गुजरती हुई प्रतीत का मतलब क्या है कि अगर आपने मान लीजिए उत्तल दर्पण बनाया होता, कुछ इस प्रकार का उत्तल दर्पण होता मान लो, और अगर उत्तल दर्पण आपने बनाया होता तो ये हमारा मुख्य अक्ष होता और पीछे से जब हम किरण लेके आते तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कहीं फोकस होता, तो कुछ इस प्रकार से हमें गुजरती हुई प्रतीत होती। क्योंकि ये टकराने के पश्चात कुछ इस प्रकार से निकलती तो ये जो पूरी रेखा हो जाएगी प्यारे बच्चों वो मुख्य फोकस होती। तो अभी हम अवतल दर्पण का पढ़ रहे हैं और अगर उत्तल दर्पण से संबंधित आएगा तब मैं उसमें उत्तल दर्पण के बारे में आपको बता दूंगा। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात जिस भी बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को अंग्रेजी अक्षर F से दर्शाया जाता है, इसीलिए इसे कैपिटल F के रूप में भी लिखा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारी पहली परिभाषा क्लियर होती है। उसी प्रकार से आइए सबसे इंपॉर्टेंट वक्रता त्रिज्या के बारे में पढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है प्यारे बच्चों? हमने ये जो अवतल दर्पण जिस भी गोले से काटा है, आपने पहले पढ़ा था कि हमने गोले को पॉलिश किया और उस गोले को कुछ इस प्रकार से अगर मैं बना दूं तो इस प्रकार का हमारे पास एक गोला होता है। इस गोले के आधे हिस्से को हमने काटा है, तो अगर मान लीजिए ये हमारा गोला कुछ इस प्रकार से होता तो यहाँ पर इसका कोई ना कोई केंद्र होता और केंद्र को हम अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सेंटर। तो उसी प्रकार से हमारा जो अवतल दर्पण है उसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा प्यारे बच्चों। जैसे मान लेते हैं कि वो यहाँ पर होगा, तो ये जो सेंटर होता है इसी सेंटर को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। यानी हम वक्रता केंद्र किसे कहेंगे प्यारे बच्चों? कि हमारा दर्पण जिस भी गोले का भाग है उस गोले की जो त्रिज्या होगी उसी त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल अक्षर C से दर्शाया जाता है, इसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं। सॉरी, ये वक्रता केंद्र हमने पढ़ा था, त्रिज्या नहीं है, ये वक्रता केंद्र हमने पढ़ा है। अब यहां हम त्रिज्या पढ़ लेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अवतल दर्पण जिस भी गोले का भाग होता है उसी गोले को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। उसी प्रकार से गोले की कोई ना कोई त्रिज्या होगी प्यारे बच्चों, जो कि त्रिज्या कहां से कहां तक होती है? वक्रता केंद्र से लेकर यहां तक, परिधि तक होती है। वैसे ही वक्रता केंद्र यहाँ है तो यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरी चीज होगी प्यारे बच्चों, वो चीज हमारी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या, जिसको हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। यानी वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे प्यारे बच्चों? हमारा गोले दर्पण जिस भी गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वक्रता त्रिज्या।
और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से दर्शाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारी दो परिभाषाएं ऊपर की और एक हमारी परिभाषा वक्रता त्रिज्या कंप्लीट होती है। आइए बीच में एक रह गया है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? तो हमारा जो दर्पण होगा, इस दर्पण का कहीं ना कहीं मिडिल बिंदु होता है प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु जो होता है, उस मध्य बिंदु को ही हम बोलते हैं ध्रुव और इसको हम बोलते हैं पोलर। अंग्रेजी में पोलर कहते हैं, यानी कि हम अंग्रेजी के पी अक्षर से इसको दर्शाते हैं। तो अवतल दर्पण हमारा, अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, यानी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? ध्रुव। हमने पढ़ा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र का मतलब हो गया कि हमारा दर्पण जिस भी गोले का भाग है उसके केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या का मतलब हमारा दर्पण जिस भी गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हमने एक पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात जिस भी बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसको हम बोलते हैं मुख्य फोकस। अब हमारा रह गया है प्यारे बच्चों मुख्य अक्ष। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? देखिए आप ध्यान से देखेंगे, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। किसी भी दर्पण में ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, ये काल्पनिक रेखा, इसी काल्पनिक रेखा को हम प्यारे बच्चों मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष को कोई दर्शाने के लिए हमारे पास अल्फाबेट नहीं होता है जिस प्रकार से फोकस, केंद्र और वक्रता त्रिज्या के लिए होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारा मुख्य अक्ष भी क्लियर होता है। अब पढ़ेंगे हम प्यारे बच्चों फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है प्यारे बच्चों? आप देखेंगे कि ये हमारा फोकस बिंदु है और ये ध्रुव है। तो फोकस से लेकर ध्रुव तक के बीच की जो दूरी होती है, यानी हम कह सकते हैं ध्रुव से लेकर फोकस तक की जो दूरी होगी, उसी दूरी को हम प्यारे बच्चों फोकस दूरी कहेंगे। और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से हम दर्शाते हैं। आइए इसके बाद अगली जो परिभाषा है उसको हम पढ़ते हैं। फोकस दूरी हमारा हो चुका है। द्वारक क्या होता है प्यारे बच्चों? ये जो हमारा दर्पण है, ये दर्पण है और इस दर्पण को यहां से लेकर यहां तक के जो व्यास, इसके एक सिरे से लेकर यहां तक ये व्यास हो गया। तो ये दर्पण का द्वारक, दर्पण का जो व्यास होता है वही हमारी चीज कहलाती है द्वारक। और द्वारक को दर्शाया जाता है प्यारे बच्चों M1 व M2 से, या C1 या C2 से भी आप दर्शा सकते हैं। हमने क्या क्या परिभाषाएं पढ़ी है एक बार हम फिर से क्लियर कर लेते हैं कि यदि दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात जिस भी बिंदु से होकर गुजरती है उसको हम बोलते हैं मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को किससे दर्शाते हैं प्यारे बच्चों? कैपिटल एफ से। उसी प्रकार से वक्रता केंद्र, हमारा दर्पण जिस भी गोले का भाग है, क्योंकि गोला कुछ इस प्रकार का होगा, तो गोले का जो केंद्र होता है उस केंद्र को ही हम बोलेंगे वक्रता केंद्र, जिसको किससे दर्शाएंगे हम? कैपिटल सी से। उसी प्रकार से हमारा दर्पण जिस भी गोले का भाग होगा उसकी जो त्रिज्या होगी प्यारे बच्चों, उसी त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। कैसे? मान लीजिए हमारे पास में ये गोला था और आप जानते हैं गणित में आप पढ़ते होंगे कि केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी होती है उस दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। तो ये हमारा केंद्र है और परिधि तक की जो दूरी होगी उस दूरी को ही हम क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण जिस भी गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को ही हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने उसके बाद में पढ़ा है फोकस दूरी। तो ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी प्यारे बच्चों, वो फोकस दूरी कहलाती है। और उसी प्रकार से आपने पढ़ा था कि ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उस काल्पनिक रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। द्वारक के लिए हमने पढ़ा कि दर्पण जिस गोले का भाग है उसका जो ये व्यास है, पूरा यहां से लेकर दर्पण का जो पहले सिरे से लेकर अंतिम सिरे तक जो व्यास है, उसी व्यास को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों इसका द्वारक। और द्वारक को हम दर्शाते हैं M1 व M2 से। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार से आप रिवाइज कर सकते हैं पीछे जाकर, या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसकी अलग से परिभाषा आपको दे दूंगा। नोट्स आपको इसके मिल जाएंगे अगर आप मुझसे संपर्क करें। मेरा एक नंबर है 9610585996, उसमें मुझसे संपर्क कर ले, मुझे व्हाट्सअप कर दे तो मैं आपको इसके नोट्स भी भेज दूंगा। नोट कर लीजिए, आपने सुना भी होगा। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी ऊर्जा के साथ वही टॉपिक्स में। अगर इसमें कुछ बाकी रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी प्रकार से वीडियो को लोगों तक शेयर करते रहेंगे और एग्जाम से पहले इस पार्ट नंबर 10 को हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। रोज आपको एक एक वीडियो देखना ही है। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।